हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ 24th एंड 25th अप्रैल इन शॉर्ट क्रिस्प एंड एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मेट। ऑल्सो आज का जो हमारा एनालिसिस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आई वांट दैट आप कंप्लीट फोकस के साथ इस सेशन को अटेंड करो। ऑल्सो अगर आप सेशन को एंड तक अटेंड करोगे तो ना सिर्फ आप काफी सारे नए कंसेप्ट सीखोगे, बट जो भी आज हम पढ़ेंगे, जो भी हम डिस्कस करेंगे, उसका मेजोरिटी ऑफ सेक्शन आपको यहीं पर याद हो जाएगा। बाद में बस आपको टाइम टू टाइम रिविजन करना है। तो आपको क्या करना है, आज कंप्लीट फोकस एंड अटेंशन के साथ ये सेशन एंड तक देखना है। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि रोज जब भी हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशंस आए तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऑल्सो एनसीईआरटी सीरीज भी हम कवर कर रहे हैं, जहां पर हम फ्री में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी ही एनसीईआरटीज को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो ऑलरेडी काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन सेशंस को नहीं देखा तो जरूर देखना, यू विल लव दो सेशंस। साथ में अगर आप उन सेशंस को ऑलरेडी अटेंड कर रहे हो तो बस अब आपका वेट खत्म हो चुका है, कल से वापस से लेक्चर्स आने वाले हैं। एंड चलिए फिर आज का अपना एनालिसिस अब हम शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ सी, इस आर्टिकल में क्या दिया है दैट आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज ने पार्टी को छोड़ दिया है एंड अब ये एमपीज ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी को। एक बार दोबारा समझ लो, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के देयर वर टोटल 10 एमपीज। अब इन 10 एमपीज में से 7 एमपीज ने पार्टी को छोड़ दिया एंड ये एमपी जाकर मर्ज हो जाएंगे विद बीजेपी। मतलब राज्यसभा में जो बीजेपी के नंबर ऑफ एमपीज हैं पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है दैट जब एमपीज अपनी पार्टी को स्विच कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, उनको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया जा रहा? तो देखो, इसका भी एक रीजन है विच इज एक्सेप्शन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अब वो समझने के लिए एक बार जल्दी से शॉर्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझ लो। नाउ सी, इनिशियली क्या होता था दैट एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर पार्टी से टिकट लेकर इलेक्शन में खड़े हुए, इलेक्शन जीतकर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, बट बाद में अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन्होंने उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कुछ और बेनिफिट मिला तो वापस पुरानी पार्टी में आ गए, फिर कहीं और बेनिफिट मिला तो किसी और पार्टी में चले गए। तो इसकी वजह से जो पूरी ही फंक्शनिंग होती थी पार्लियामेंट की वो इम्पैक्ट हो जाती थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता था। विद इन पार्टी अगर आप देखो तो वहां पर भी इश्यूज देखने को मिलते थे एंड यही सेम चीज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी देखी जा रही थी। तो यहाँ पर इसको सॉर्ट करने के लिए एक लॉ ऐड किया गया विच इज एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी मेंबर अपनी पार्टी को चेंज करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट इस लॉ के अंदर एक एक्सेप्शन भी था। एक्सेप्शन क्या था दैट अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वहां पर उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है याद रखना, अगर 2/3 मेंबर्स एक साथ पार्टी को छोड़कर दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। नाउ यही सेम चीज रिसेंटली आम आदमी पार्टी वाले केस में भी हुई है। 10 एमपीज थे राज्यसभा में, 7 ने पार्टी छोड़ी है, मतलब 2/3 या उससे ज्यादा, एंड इसीलिए इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ऑल्सो अगर अभी आपको एंटी डिफेक्शन लॉ वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया तो टेंशन मत लो, बिकॉज अभी आगे डिटेल में मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। बट उससे पहले एक बार जल्दी से रिलेवेंस का स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये पर्टिकुलर आर्टिकल एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, किस पेपर एंड किस सब्जेक्ट का पार्ट है। नाउ स्टार्टिंग विद समरी, तो जैसा मैंने आपको बताया आम आदमी पार्टी के 10 एमपीज थे राज्यसभा में एंड 10 एमपीज में से 7 एमपी ने पार्टी को छोड़ दिया है एंड बीजेपी को अब ये लोग ज्वाइन कर लेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एमपीज हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है वो टोटल मेंबर का 2/3 है, तो इसीलिए इन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल की समरी हमने देख ली। अब एक बार एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी जान लेते हैं। नाउ सी, एंटी डिफेक्शन लॉ का पर्पस क्या था, पार्टीज का जो स्विच करते थे मेंबर्स उसको रोकना। एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड यहाँ पर अलग से एक शेड्यूल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है विच इज शेड्यूल नंबर 10, जो रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो ये पॉइंटर भी आपको याद रखना है। अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है 10th शेड्यूल क्या है, तो यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसका पर्पस है मेंबर्स को पार्टी स्विच करने से रोकना। ऑल्सो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है पार्लियामेंट में एंड स्टेट असेंबलीज में भी। तो प्लीज मत भूलना, कंफ्यूज मत होना, ये मत समझना दैट सिर्फ सेंटर के लिए है, स्टेट असेंबलीज पर भी ये लॉ लागू होता है। ठीक, चलो नाउ आगे। यहाँ पर देयर आर 4 ग्राउंड्स जिनके बेसिस पर एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अब वो 4 ग्राउंड्स कौन से हैं वो आपको समझना है। सबसे पहले, अगर एक इंडिविजुअल अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर पार्टी ने एक व्हिप इशू किया, मतलब एक डायरेक्शन दिया दैट मेंबर्स को किस तरफ वोट करना है, बट एक इंडिविजुअल जो मेंबर है उस पार्टी का उसने पार्टी के व्हिप को नहीं माना, तो वहां पर भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नंबर 3, काफी सारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे जो किसी भी पार्टी का पार्ट नहीं होते, वो इंडिविजुअली इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट में आते हैं। एंड ऐसे में जब ये लोग इंडिविजुअली इलेक्ट होकर आए हैं तो बाद में किसी पार्टी को ये लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। एंड नंबर 4th ग्राउंड क्या है,
पार्लियामेंट में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, एंड ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इनके पास 6 महीने का समय होता है दैट आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं करोगे। अगर 6 महीने के बाद कोई नॉमिनेटेड मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 ग्राउंड्स देख लिए ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। मूविंग ऑन नाउ, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ का आपको एग्जेम्पशन दिया है विच इज मर्जर प्रोविजन। अगर एक पार्टी के 2/3 मेंबर्स पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो ये एक्सेप्शन की तरह देखा जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसका मतलब वो जो मेंबर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, ठीक। चलो नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन होता है लोकसभा में दैट इज टेकन बाय स्पीकर एंड राज्यसभा में लिया जाता है बाय चेयरमैन। ऑल्सो इनका फाइनल डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो। तो ये पॉइंटर भी आपको याद रखना है। एंड अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें दैट एंटी डिफेक्शन लॉ का पर्पस क्या है, तो सबसे पहले पर्पस है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, मेक श्योर करना दैट जो मेंबर्स हैं वो अपने बेनिफिट अपने इंटरेस्ट के लिए पार्टीज को बार बार स्विच ना करें, पार्टीज डिसिप्लिन में रहें। ये भी यहाँ पर एक हम कह सकते हैं दैट ऑब्जेक्टिव हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ का, बिकॉज जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो भी इंपैक्ट होती है बार बार मेंबर्स के स्विच करने से। तो यहाँ पर इस पूरे इशू को सॉर्ट करने के लिए, प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था विच इज गिवन इन 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अलग से बाद में एड किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ सी, इसके साथ हमारा पहला आर्टिकल खत्म हो गया। आर्टिकल के बाद आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू सेम या फिर सिमिलर टॉपिक। एंड यहाँ पर यू कैन सी कि कैसे पहले भी एंटी डिफेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आए हैं एंड अब वापस से ये टॉपिक न्यूज में है तो क्वेश्चन यहाँ से दोबारा बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस आर्टिकल को मैंने ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अब बस टाइम टू टाइम में रिवाइज करते रहना। एंड रिविजन के लिए आप हमारे नोट्स का यूज कर सकते हो जो कंप्लीट है, होलिस्टिक है एंड सिंपल भी है। टू गेट दीज नोट्स यू कैन ज्वाइन आवर पेड ग्रुप, जिसकी ज्वाइनिंग फी है ओनली 599 फॉर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको डीएम करना है न्यूज पीडीएफ एंड आगे की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू सीधे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर डीएम कर सकते हो। ग्रुप बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में, आपका टाइम यहाँ से बचेगा, साथ में आप रिवीजन भी बहुत आसानी से कर पाओगे एंड नोट्स भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे चले, देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रिमूवल। नाउ सी, अभी कुछ दिन पहले ऑपोजिशन ने एक नोटिस मूव किया था चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करने के लिए, बट वो नोटिस रिजेक्ट हो गया। अब वापस से ऑपोजिशन ने राज्यसभा में नोटिस मूव किया है फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड यहाँ पर जो रिमूवल का रीजन है दैट इज हिज बायस्ड बिहेवियर। अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ही इज ज्ञानेश कुमार एंड इनको रिमूव करने के लिए जो नोटिस मूव किया गया दैट वाज साइंड बाय 73 MPs। अब चलो आगे चले, टॉकिंग अबाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये होते कौन है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखो इंडिया में वी हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1950 में इट वाज एस्टेब्लिश्ड एंड इसके बारे में मेंशन है इन पार्ट 25। ये जो बॉडी है इसका पर्पस है मेक श्योर करना दैट इंडिया में जब भी इलेक्शंस हो दे आर फ्री एंड फेयर। एंड इस बॉडी में वी हैव 3 मेंबर्स, जिसमें से एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है तो वो भी समझ लो। अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसके रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को। यहाँ पर ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें वी हैव 3 मेंबर्स, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी मेंबरशिप भी याद रखना। नाउ सी, यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया 3 मेंबर्स हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको तो सिंपली रिमूव किया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर, बट जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है क्योंकि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऐसे में टू मेक श्योर दैट वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करें, किसी भी पार्टी के इन्फ्लुएंस में ना आए, इस पोजीशन को बहुत ही स्ट्रांग रखने के लिए यहाँ पर उनका जो रिमूवल प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड बनाया है, सेम एज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। यहाँ पर अगर हम ग्राउंड्स की बात करें दैट किन पर्टिकुलर ग्राउंड्स के बेसिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है, तो सेम है जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी। ऑल्सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है ऑफ बोथ द हाउसेस, उसके बाद ही ये प्रोसेस आगे मूव कर सकता है एंड रिमूवल हो पाएगा। साथ में जब भी नोटिस मूव करेगा उसके बाद अगर उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया तो वहां पर एक कमिटी भी क्रिएट होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है। वो मेक श्योर करेगी दैट जो भी इल्जाम लगाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उनको इन्वेस्टिगेट करे सो दैट जो डिसीजन है वो 100% सही हो, कहीं भी कोई भी हम कह सकते हैं कि गलती के चांसेस ना रहें। तो यहाँ पर याद रखना सबसे पहले तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा इनका जो रिमूवल प्रोसेस है दैट सेम एज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, जो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड्स हैं दे आर मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी, ठीक। चलो तो यहाँ पर हमारा सेकंड आर्टिकल हो गया। इसके बाद वी हैव द थर्ड आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू मेटा, जो कि पेरेंट कंपनी है ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। नाउ सी, इंडिया भी उन कुछ देशों में अब जुड़ चुका है जिन देशों में मेटा खुद ही फ्लैग्ड कंटेंट को ब्लॉक कर देता है। फ्लैग्ड कंटेंट यानी वो कंटेंट जो इनएप्रोप्रिएट है किसी भी फॉर्मेट में। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बार बार मेटा से कहा कि अगर आप हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपको जो सेफ हार्बर वाला प्रोविजन दिया गया है वो हट जाएगा।
अब सेफ हार्बर प्रोविजन क्या है तो पहले वो समझ लो। हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के अंदर जो भी इंटरमीडिएटरी या फिर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब अगर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई इंडिविजुअल कुछ पोस्ट करेगा तो जो एक्शन है इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगा, प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट नहीं। बट गवर्नमेंट मेंशन दैट अगर ये प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट की गाइडलाइन या रूल्स नहीं मानेंगे तो यहाँ पर जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है वो हट जाएगा, मतलब लीगल एक्शन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट भी हो सकता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए मेटा अग्रीड दैट अगर कुछ भी फ्लैग्ड कंटेंट होगा तो मेटा ऑटोमेटिकली उसे ब्लॉक कर देगा। अब पहले क्या होता था, अगर ऐसा कोई कंटेंट है जो नेशन के लिए थ्रेट है मेजरली उसे ब्लॉक करते थे, बट रीसेंट टाइम में अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलोगे तो उसको भी गवर्नमेंट ब्लॉक करवा देती है। एंड यहाँ पर इस पूरी चीज को मैनेज करने के लिए एक पोर्टल भी क्रिएट किया गया है विच इज सहयोग पोर्टल, जहां पर ऑथोराइज्ड पुलिस ऑफिशियल्स को एक वेब लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू वो किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को फ्लैग्ड कंटेंट कहकर यहाँ पर मेंशन कर सकेंगे या फिर यहाँ पर उसे टैग कर सकेंगे एंड इसके बाद उस कंटेंट को रिमूव कर दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऑल्सो जो टाइम है ऑफ ब्लॉकिंग, पहले इट वॉज 36 आवर्स बट अब उसे रिड्यूस कर दिया है टू 3 आवर्स, जिससे कि जो पूरी ही फंक्शनिंग है वो और जल्दी हो पाए। अगर कोई कंटेंट ब्लॉक करना है तो विद इन 3 आवर्स उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका आर्टिकल। यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं जो आपको समझने हैं, जैसे कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन विच इज गिवन अंडर आईटी एक्ट, जहां पर जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता, जो इंडिविजुअल पोस्ट करेगा उसके अगेंस्ट होता है। दूसरा, ये जो आपका सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है इट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, तो ये भी आपको याद रखना है। इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर लोग कंटेंट डालते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया। ऑल्सो टेक डाउन नोटिस क्या होता है, जब गवर्नमेंट मेंशन करती है दैट आपको ये कंटेंट हटाना है, मतलब इस कंटेंट को यू नीड टू टेक इट डाउन। ठीक, चलो, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। इसके बाद वी हैव एन एडिटोरियल। ये एडिटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड प्रेजेंट इशू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है रिलेटेड टू डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। अब इसे समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको समझने हैं। सबसे पहले तो देखो, इंडिया में वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है उसकी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो उसके पास अधिकार है वोट देने का। ऑल्सो इंडिया में जो भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनके नाम की जो लिस्ट होती है उसे कहा जाता है इलेक्टोरल रोल। टाइम टू टाइम इस इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना पड़ता है, नए वोटर्स को ऐड करते हैं, जिन वोटर्स की डेथ हो गई, जिन्होंने देश छोड़ दिया, उनके नाम को यहाँ से डिलीट किया जाता है। एंड इस प्रोसेस के लिए वी हैव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो रिसेंटली किया भी गया था। बट यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं जो हमें देखने को मिले हैं। नाउ सी, अगर आप इस टेबल को देखो तो इसमें वी हैव नेम ऑफ सिटीज एंड यहाँ पर पॉपुलेशन दी गई है, बट अगर आप देखोगे दैट इलेक्टर्स कितने हैं तो नंबर बहुत ही ज्यादा कम है कंपेयर टू पॉपुलेशन। एंड ये दिखाता है कि कैसे काफी सारे जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम भी इलेक्टोरल रोल में ऐड नहीं किया गया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं थे या फिर वो उस टाइम पर वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। अब यहाँ पे काफी सारे इश्यूज हाईलाइट होते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटीजन हैं जो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए। कई बार इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, बहुत सारे लोग हैं स्लम्स में भी रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट वो इंडिया के सिटीजन नहीं है या फिर उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो यही एक इशू है जो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है, दैट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका पर्पस होता है इलेक्टोरल रोल को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाना। रिसेंटली उसी प्रोसेस के थ्रू हमें देखने को मिला कि कैसे बहुत सारे सेक्शंस ऑफ पीपल के नाम यहाँ से हटा दिए गए। सबसे ज्यादा अगर आप देखो वल्नरेबल ग्रुप तो उसमें वी हैड अर्बन पुअर, माइग्रेंट, दलित एंड माइनॉरिटीज या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसका उल्टा यानी कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हमें देखने को मिला है, विच इज रॉन्ग बिकॉज इंडिया में लोगों का अधिकार है वोट देना, अपनी जो ओपिनियन है उसको सिटीजंस एक्सप्रेस करते हैं अपने वोट कास्ट कर। एंड अगर सारे ही सिटीजंस को अधिकार ही नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, जिसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है दैट यहाँ पर लोगों का डिसीजन मायने रखता है, उसी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एडिटोरियल था रिलेटेड टू डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। Moving on, then we have another article which is related to incremental change. अब यहाँ पर सबसे पहले ना इस आर्टिकल को समझने से पहले you need to know about CAFE norms, which is Corporate Average Fuel Efficiency. ये norms रेगुलेट करते हैं, लिमिट सेट करते हैं CO2 emissions के ऊपर ऑफ व्हीकल्स। रिसेंटली हमें यहाँ पर कुछ अपडेशन देखने को मिला है जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट, दूसरा कंसेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसका मतलब है पेट्रोल या डीजल वाले व्हीकल से हम शिफ्ट करें टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सो दैट फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाए, CO2 एमिशन भी कम होगा, जिससे हमारे जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको भी रीच कर पाएंगे। यहाँ से डिकार्बनाइजेशन होगा। ऑल्सो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में मेंशन है, यानी कि जो पेट्रोल है उसमें हम इथेनॉल ऐड करते हैं, जिससे इवेंचुअली जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज है दैट विल रिड्यूस डाउन। ठीक, चलो, तो यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट थे, टर्म्स थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आते हैं अपने आर्टिकल पे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में जो नई फ्यूल एफिशिएंसी एंड एमिशन नॉर्म है उनके बारे में बात की गई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले इन नॉर्म्स के अंडर स्मॉल व्हीकल्स नहीं आते थे, बट अब स्मॉल व्हीकल्स को भी ऐड कर दिया गया है। बट येस, जो पूरा ही प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन तो होगा बट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो CO2 एमिशन है उसको डिक्रीज करना है फ्रॉम 113 ग्राम पर किलोमीटर टू 77 ग्राम पर किलोमीटर। नेक्स्ट, यहाँ पर जो स्मॉल कार्स हैं उनकी
उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है बट कम स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये इंप्लीमेंट उतना प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। एंड जब ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ये भी जरूरी है दैट जो रूल्स है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, बिकॉज अगर इंप्लीमेंट नहीं होता तो एट द एंड हमें कुछ रिजल्ट देखने को ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपको एक चीज और याद रखनी है दैट यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में मेंशन किया गया है दैट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग के अकॉर्डिंग इंजन को डिजाइन कर सकते हैं, जिससे इवेंचुअली फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, कार्बन एमिशन कम होगा, जो हमारा गोल है उसे हम और बेटर वे में अचीव कर पाएंगे। ऑल्सो ईवीज को हम बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर ईवीज लेंगे तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बट इशू वही है दैट रूल्स एंड रेगुलेशन है बट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइंस नहीं है। यहाँ पर रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा दिए हैं जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग हैं जो इन्हें सही से फॉलो करेंगे। जो टाइम दिया गया है वो भी काफी ज्यादा है, तो एज सच कोई अर्जेंसी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी नहीं आएगी दैट उन्हें एकदम तुरंत चेंज करना है। तो यहाँ पर रूल्स आ तो गए हैं बट इंप्लीमेंट होने में एंड जो चेंज है वो उस अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए था। ठीक है, चलो इसके बाद वी हैव अनदर आर्टिकल जहां पर टाइप 2 डायबिटीज के बारे में मेंशन है। साथ में ये भी दिया हुआ है दैट टाइप 2 डायबिटीज में जो पेशेंट होते हैं मेजरली उसमें से काफी सारे लोगों को लिवर डिसीजेस हो जाती हैं, बट सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते एंड जब तक पता चलता है तब तक वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कई केसेस में तो लिवर कैंसर तक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया है कि कैसे टाइप 2 डायबिटीज में जो लिवर डिसीज के सिम्टम्स हैं वो यूजुअली आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। ऑल्सो अगर हम बात करें ऑफ टाइप 2 डायबिटीज की तो उसको समझने के लिए आपको डायबिटीज के बारे में समझना पड़ेगा। डायबिटीज क्या है, तो ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें या तो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती या फिर अगर प्रोड्यूस करती है तो उसे यूज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो शुगर कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है एंड इसलिए हो जाती है डायबिटीज। ऑल्सो अगर बहुत ज्यादा हाई ब्लड ग्लूकोज हो गया तो इसे हम हाइपरग्लाइकेमिया बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नॉर्मल ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो बहुत ही कम या फिर एक नॉर्मल अमाउंट में होता है, बट जब ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसे कहेंगे हाई ब्लड ग्लूकोज विच इज डायबिटीज, जो होती है इंसुलिन की कमी या फिर जब आपकी बॉडी प्रॉपर्ली इंसुलिन को यूज नहीं कर रही तब। डायबिटीज अलग अलग टाइप की है, जैसे कि वी हैव टाइप 1 डायबिटीज जिसे जुवेनिल डायबिटीज भी बोलते हैं। मेजरली ये चिल्ड्रन या फिर यंग एडल्ट्स में देखी जाती है। अगर आप टोटल में से देखोगे तो 5 से 10% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है। इसके बाद वी हैव टाइप 2 डायबिटीज जिसमें बॉडी इंसुलिन को यूज करना बंद कर देती है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। ठीक है, इसके बाद वी हैव जेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड फोर्थ टाइप है टाइप 1.5 डायबिटीज जिसे लेटेंट ऑटो इम्यूनो डायबिटीज इन एडल्ट्स भी कहते हैं। एडल्टहुड में इसकी शुरुआत होती है, आगे चलकर ये और भी ज्यादा हम कह सकते हैं देखने को मिलती है। एंड फाइनली चेंजेस इनटू टाइप 2 डायबिटीज। तो यहाँ पर डायबिटीज क्या है, क्यों होती है एंड कितने टाइप की है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ टाइप 2 डायबिटीज वाले जो हमारे पेशेंट हैं उनमें हमें लिवर रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अराउंड 4.6% हमारे ऐसे पेशेंट होंगे जिनमें डायबिटीज की वजह से लिवर डैमेज हो गया। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो भी डायबिटीज वाले पेशेंट है टाइम टू टाइम अपने लिवर को भी चेक करवाते रहें, बिकॉज जब शुरुआत होती है यहाँ पर लिवर डिसीजेस की तो पता ही नहीं चलता। सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एंड आगे चलकर जब बहुत ही ज्यादा डिसीज बढ़ जाती है, कई केसेस में कैंसर हो जाता है, उसके बाद वहां पर सिम्टम्स क्लियरली विजिबल होते हैं। तब तक एक तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको क्योर भी करना है तो वहां पर जो ओवरऑल एक्सपेंसेस आएंगे वो बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिकल। ऑल्सो कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्क को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल को डायबिटीज है, उसके अलावा वो फैट है यानी उनमें ओबेसिटी है, देन थायराइड है। तो ये इश्यूज आपकी जो ओवरऑल वेलबींग है उसको और नेगेटिव वे में इंपैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जितना अर्ली आप डिटेक्ट करोगे उतना इजीली यू कैन क्योर इट। ठीक, चलो देन इसके बाद वाला जो हमारा आर्टिकल है वो हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है एंड ये फर्टिलाइजर्स के बारे में मेंशन कर रहा है। नाउ आर्टिकल में क्या दिया है, बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। जब से वेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले पाथ पर हमें ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है, तो इंडिया में जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी सप्लाई में एक शॉर्टेज आया है। जो रॉ मटेरियल था वो भी पहले के कंपैरिजन में उसकी जो प्राइस है वो डबल हो गई है। तो एक तो रॉ मटेरियल कम हो गया, उसकी प्राइस बढ़ गई, दूसरा जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो गई। तो ऐसे में एट द एंड जो फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। एंड अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो एग्रीकल्चर में अब आने वाले समय में फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। जब सही अमाउंट में फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेगा तो क्रॉप की जो ईल्ड है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, फूड कम प्रोड्यूस होगा तो आगे जाकर फूड के प्राइस बढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पर एक इशू जनरेट होगा। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से कैसे बहुत सारे इशूज क्रिएट होंगे वो इस आर्टिकल में आप इजीली समझ सकते हो। अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं, जैसे कि इंडिया अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करे। अभी मेजॉरिटी जो इंपोर्ट्स आते थे वो गल्फ नेशन से ही आते थे एंड वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट है तो इसीलिए पूरी हमारी जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गई। दूसरा जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, ऑर्गेनिक इंपुट्स हैं, उनका हम यूज शुरू कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स, सो दैट जो इशू है वो काफी हद तक सॉर्ट यहाँ पर हो जाए। ठीक है, चलो देन इसके बाद वी हैव द लास्ट आर्टिकल फॉर द डे विच इज रिलेटेड टू ट्राइबल वेलफेयर। नाउ सी रिसेंटली एक रिपोर्ट इशू की गई बाय सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री एंड इस रिपोर्ट में इट वाज मेंशन दैट जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रॉपर एक्शन नहीं ले रही, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रही वेलफेयर स्कीम्स का जो गवर्नमेंट लेकर आती है डिनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए। नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स मतलब वो वाली ट्राइब्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं, एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स आपकी कौन सी है, जिनको इनिशियली कॉलोनियल एरा के टाइम पर क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद अब
अब दे आर नॉट क्रिमिनल ट्राइब्स, नाउ दे आर डीनोटिफाइड ट्राइब्स। एंड इनको जो स्टेट्स होती हैं उनकी तरफ से सर्टिफिकेशन इशू करना होता है सो दैट इनके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आ रही है उनका इनको बेनिफिट मिले। बट अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स है वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रही, प्रॉपर जो स्कीम्स है उनको इंप्लीमेंट भी नहीं कर रही। तो यहाँ पर एक तरह से ये जो हमारी ट्राइब्स हैं जिनको बेटरमेंट के लिए, जिनके हम कह सकते हैं हेल्प के लिए स्कीम्स लाई जा रही हैं, उनका इनको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर यही पर्टिकुलर इशू है जो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। ठीक, जैसे कि हाउसिंग स्कीम्स हो गई या फिर स्कीम्स रिलेटेड टू फूड, हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम हो गई, जिनका बेनिफिट स्पेशली इन ट्राइब्स को मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा बिकॉज स्टेट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रही, सर्टिफिकेशन इशू नहीं कर रही। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट जो इंप्लीमेंटेशन है वो स्टेट्स की तरफ से वीक है। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। नाउ विद दिस आज के हमारे सारे आर्टिकल खत्म होते हैं। आर्टिकल के बाद वी हैव अ पॉसिबल मेंस क्वेश्चन जहां पर लाइफस्टाइल डिसीजेस के बारे में आपको बताना है, जैसा हमने डिस्कस किया टाइप 2 डायबिटीज वाले केस में। ऑल्सो इसके बाद वी हैव अ लॉट ऑफ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल जो आज के ही आर्टिकल से रिलेटेड है। बट आज मैं चाहती हूँ दैट आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ दैट एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में इंडिया के किस शेड्यूल में मेंशन्ड है। ठीक है, पहले ही आर्टिकल में हमने डिस्कस किया है, तो जल्दी से सही आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स में बताओ। एंड इसके अलावा अगर कोई डाउट या कोई और कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट एनालिसिस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।